ओके, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कमेंट दिखा मस्क वाली वीडियो पे, इलॉन मस्क वाली वीडियो पे। और उसने कुछ चीज़ों को जो कमेंटर है उन्होंने कुछ चीज़ों को ऐसे ऑर्गेनाइज करके लिखा है जो कि मुझे लगता है कि मैंने उतने ऑर्गेनाइज करके पॉइंट्स को एड्रेस नहीं किया था। मैं पहले लिखने लग गया था उसका रिस्पांस, बट मैंने सोचा कि इसका एक वीडियो में रिस्पांस दिया जाए, क्योंकि थोड़ा वाइडर लेवल पे शेयर करना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कमेंट देखते हैं और फिर उस पर स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। ओके, तो हमारे चिकन हबीबी पीस भाई का ये या बहन जो भी है उनका कमेंट है, मोदी जी 3 आर्ग्यूमेंट है, क्लियर कर दो। ठीक है, बताओ मित्र। एवर सिंस मस्क टुक ओवर, ट्विटर हैज़ बिकम much more toxic and a place for extreme right wingers who propagate white supremacy, racism, and unhinged pornography. थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर लेते हैं। ओके, तो मस्क का आइडिया बेसिकली ये नहीं था कि वाइट सुप्रीमेसी हो या रेसिज्म हो या कुछ भी और हो। जब मस्क से के बाय करने से पहले ट्विटर होता था, अब एक्स हो गया, तब ऑर्गेनाइज्ड डिटरमिन्ड लेफ्ट विंग बायस ट्विटर में था। उसका जो पूरा स्ट्रक्चर था वो इस तरीके से डिज़ाइन था कि ट्विटर का पूरा टिल्ट हो, बायस्ड हो टुवर्ड्स लेफ्ट। और लेफ्ट का जो एजेंडा है या उससे रिलेटेड जो आइडियाज़ हैं उनको अगर आप नहीं फॉलो कर रहे, या अगर आप राइट विंग के हो, या किसी भी तरीके से जो वो आइडियोलॉजी है उसके अगेंस्ट हो, तो आपको या तो वो शेडो बैन कर देंगे तो आउटराइट बैन कर देंगे। आप इमेजिन करो कि सिटिंग यूएस प्रेसिडेंट को उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म से बैन कर दिया। ये सिटिंग यूएस प्रेसिडेंट का मतलब आप ये समझ लो, ये बात नहीं है कि वो राजा है, बात ये है कि 50% से ज़्यादा बड़ी देश की पॉपुलेशन, जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ की 50% से ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन ने उस व्यक्ति को देश का लीडर चुनने के लिए चुना है। टेक्निकली उस व्यक्ति की वॉइस को आप स्टाइफल कर रहे हो फ्री स्पीच डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर। अब ये सोचो इस कंपनी का क्या लेवल का थॉट है या क्या प्रोसेस है। आई डोंट नो, मेरे लिए तो ये अनफॉरगिवेबल है। ओके, अब आते हैं इस पे कि सिंस मस्क ने टुक ओवर किया है तो एक्स बहुत ज़्यादा लाइक टॉक्सिक बन गया है, एक्सट्रीम राइट विंगर बन गया है। देखो, टॉक्सिक वो हमेशा से ही था और वो अभी भी है, शायद बढ़ ही गया हुआ, ये बात आपकी ठीक है, टॉक्सिसिटी बढ़ गई होगी ऑफ कोर्स। जहाँ तक इलॉन मस्क की बात है, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, उस व्यक्ति का प्रेरोगेटिव है ये कि ये ओपन जगह है, जिसको जो बोलना है बोले। अगर जो घटिया बात करेगा, जो हगेगा, उसका हगना भी सब देख लेंगे। जो ढंग की बात करेगा उसका ढंग का करना भी सब देख लेंगे। और जो झूठ बोलेगा या फेक चीज़ क्रिएट करेगा उसको कम्युनिटी नोट्स के ज़रिए एड्रेस भी कर दिया जाएगा नीचे। अब अगर आपको इतना ज़्यादा, अगर इस प्लेटफॉर्म को पूरी तरीके से फ्री, किसी को भी सप्रेस नहीं किया जा रहा, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जा रही है राइज होने की, अपनी बात लिखने की, और वो बात की लोगों के सामने आए उस चीज़ की। तो और फिर उसके बाद अगर इतना ज़्यादा मतलब वाइट सुप्रीमेसी या रेसिज्म या इस तरीके की चीज़ें आ रही, तो इसका मतलब जो जनता है उसकी सोच ही उस जगह पे है। उसका रीज़न ये है कि हो क्या रहा है, आपको रियलिटी समझनी पड़ेगी वेस्ट की अभी के टाइम पे। मेजॉरिटी जिन कंट्रीज़ में लोग इमिग्रेट होते हैं, अरब जीसीसी की कंट्री को छोड़ के, जीसीसी गल्फ कंट्री को छोड़ के, मेजरली जिन देशों में भी लोग इमिग्रेट होते हैं वो ज़्यादातर वेस्ट के देश हैं। कोई रेयरली साउथ कोरिया या जापान, कोई इस तरह की कंट्री में रेयरली जाता है। और इनफैक्ट साउथ कोरिया और जापान भी फिज़िकली ईस्ट में पड़ते हैं, बट आइडियोलॉजिकली वो वेस्ट का ही पार्ट है। अगर आप उनकी इकोनॉमी को देखो, उनकी ओवरऑल पॉलिटिकल टिल्ट को देखो, तो वो फुली वेस्ट सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं। फॉर एग्जांपल उनकी इंडस्ट्रीज़, उनकी इकोनॉमी पूरी तरीके से टाइड है वेस्ट के साथ। उनका पॉलिटिकल सपोर्ट जो होता है वो पूरी तरीके से यूएस का जो होता है उसके ही सपोर्ट में जाता है। फॉर एग्जांपल यूक्रेन के 100% सपोर्ट में है जापान और साउथ कोरिया। तो बेसिकली इमिग्रेशन सारी की सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाती है, मेजॉरिटी, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, 98% के आसपास। मैं इस वक्त जीसीसी को इंक्लूड नहीं कर रहा, यानी कि दुबई, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, इन कंट्रीज़ को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा। तो इन कंट्रीज़ में अब हालात ये हुए हैं
कि इमिग्रेशन यहाँ पहले से हो रही थी, इनके वहाँ लेफ्ट की पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो गई थी रिसेंटली। अमेरिका में भी ट्रंप के आने के बाद पूरा ही बवंडर मचा हुआ है, वो एक अलग बात है। उस डोमिनेंट पॉलिटिक्स ने कुछ सेल्फ सेक्रीफाइसिंग कदम लेने शुरू कर दिए, जिसमें कि आपको थोड़ी सी हैरानी होती है कि ये किस तरीके का कि दो नंबर ही हो रही है। उन लोगों ने ओवरवेलमिंगली पॉपुलेशन आउटसाइड बुलानी शुरू कर दी, देश से बाहर की, जो कि ना सेम नस्ल से बिलोंग करती है, ना सेम लैंग्वेज बोलती है, ना सेम वैल्यूज़ रखती है, ना सेम ट्रेडिशंस फॉलो करती है। जैसे कि अफ्रीकन लोग आ रहे हैं या अफ़गानी लोग आ रहे हैं जर्मनी में, जिनका कुछ भी सेम नहीं है, राइट। उनका जेंडर को लेके, एक दूसरे जेंडर के व्यक्ति को लेके नज़रिया भी सेम नहीं है। तो जब आप इतना ज़्यादा फॉरेन एलिमेंट इंक्लूड कर दोगे किसी एनवायरनमेंट के अंदर, यहाँ मैं सिर्फ लोगों की बात नहीं कर रहा, किसी भी इवन कोई केमिकल टेस्ट करते वक्त भी अगर आप कोई फॉरेन एलिमेंट इतना ज़्यादा सडनली इतना बड़ी मात्रा में इंक्लूड कर दोगे एक एनवायरनमेंट में, तो खलबली मच जाएगी उस एनवायरनमेंट में। वो खलबली इस वक्त वेस्ट में मची हुई है। वहाँ की जो जनता है उसका कहना है कि नहीं चाहिए इमिग्रेशन, माँ की बहन की जो मर्जी कह लो, इसकी इमिग्रेशन की ऐसी की तैसी। और जो वहाँ का वोट लेफ्ट लिबरल जो रूलिंग क्लास है, प्लस जो एक्टिविस्ट क्लास है, जो कॉलेज प्रोफेसर क्लास है, कॉलेज स्टूडेंट क्लास है, सॉरी अगर आप में से कोई भी 20 साल का है, लेकिन 20 साल का जो इंसान होता है ना, वो गजब चूतिया होता है भाई, गजब चूतिया। हाँ, मैं भी था, और हर कोई जो 20 साल में है वो हाई क्लास चूतिया इंसान है, ये मान के चलो आप। क्योंकि जो भी आपको लग रहा है ना दुनिया के बारे में, आपको इस वक्त ये लग रहा है कि मैं सुपर माइंड रखता हूँ, ये दुनिया अब तक चूतिया थी, मैं इसे फिक्स करूँगा, मैं इसे बताऊँगा जीना कैसे है, मैं इसे बताऊँगा चीज़ें कैसे करनी है, और फिर ये बन जाएगा एक यूटोपिया। हर किसी को 20 साल की एज में यही लग रहा होता है, और हर कोई गलत होता है। तो वो है वहाँ की जो लेफ्ट की जो लिबरल क्लास है या एजिटेटर्स हैं, या जो लाइक कैरियर एक्टिविस्ट नहीं होते, जो कन्हैया कुमार टाइप के, इंडिया के उस टाइप के। तो वो एक क्लास है, और एक रूलिंग क्लास। उन्होंने मिलके जो मेजर पॉपुलेशन है 80-90% आम जनता जो है, जो वर्किंग क्लास की पॉपुलेशन है, उनको टोटली एलियनेट कर दिया है, जिसकी वजह से अब वो इमिग्रेंट्स को भी फुल गालियाँ देते हैं। जो भी उनको लगता है कि हमारी कंट्री में ये बंदा इस, उनको लगता है कि जो ज्यूज़ हैं वो इस इमिग्रेशन की आइडियोलॉजी को पुश कर रहे हैं, वो उनको गालियाँ देते हैं। एंटी सेमिटिज़म बहुत कम हो गया था आज से 10 साल पहले, अब फुल फ्लो में आ गया है। इस फ्लो में आ गया है। एक किताब है, अगर आप लोगों को मौका मिले पढ़ना, वैसे तो फिक्शन है बट उसमें काफ़ी कुछ रियलिटी के एलिमेंट्स हैं, द मैन विदाउट क्वालिटीज़। ये बुक शोकेस करती है 1913 का ऑस्ट्रिया, वियना ऑस्ट्रिया। रॉबर्ट म्यूसिल की किताब है, ग्रेट बुक। कभी फिनिश नहीं कर पाया वो मरने से पहले, लेकिन बुक अमेजिंग है। ऑलरेडी 4000 पेज की बुक है, पता नहीं कहाँ ले जाना चाह रहे थे। तो उस बुक में इस मैटर पे बात हुई है कि 1913 का जो ऑस्ट्रिया है, और अगर ऑस्ट्रिया की बात हो रही है तो वो यूरोप की भी बात हो रही है, इतना ज़्यादा एंटीसेमिटिज्म था। मतलब इस बात पे पॉलिटिकल एक्टिविज्म होता था कि बनो एंटीसेमिटिक। ठीक है, जो नाजी जर्मनी में ज्यूज के साथ हुआ उसकी एक बड़ी हिस्ट्री और कॉन्टेक्स्ट है उसका, लोगों को नहीं पता होता इतना। तो वो लेवल कहीं ना कहीं एंटीसेमिटिज्म का या अगेंस्ट ज्यूज बात करने का, वो लेवल आ गया है। वो क्यों आ गया है? क्योंकि भाई लोग हैं तंग। जब लोगों की कमाई कम हो रही होती है ना, और प्लेट में जो खाने की चीज़ है वो सिकुड़ रही होती है या ख़त्म हो रही होती है, और पैसे नहीं होते, ब्रेड की कमी होती है, तो लोग फेनेटिसिज्म की तरफ ज़्यादा आराम से, ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं। तो ये है वहाँ की, ये वेस्ट की अंडरस्टैंडिंग में आपको एक बेसिक दे रहा हूँ। उस वजह से ये जो आप देख रहे हो रेसिज्म, अनहिंज्ड रेसिज्म, पोर्नोग्राफी का भी वही सीन है भाई। ओनली फैंस पर जब देख रहे हैं लोग कि यार इतने इतने पैसे बन रहे हैं, मिलियन मिलियन, वो होते थोड़े बहुत ही हैं जिनके इतने पैसे बनते हैं बाय द वे, तो वो कह रहे हैं कि कहीं से भी बना लो पैसे। तो अगेन वही वही है, डेस्परेशन का जो एक लेवल आ रखा है उसका ही ये एक और नमूना है। और क्योंकि अब उन्होंने अनहिंज्ड कर दिया, अब उन्होंने कंट्रोल्स हटा लिए, तो
तो जो सबसे लाउड वॉइसेस हैं वो सामने आ रही है। सिंपल सी बात ये है। अभी तक क्या था, अभी भी एक्स के अलावा जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर आप ऐसी बातें लिखोगे, बातें डिलीट हो जाएंगी, तो वहाँ पे उनको मौका मिलता है। तो बाकी जो लोग हैं जो लेफ़्ट के हैं या जो मिड के हैं वो इतनी बातें नहीं लिखते। लेफ्ट वालों ने तो छोड़ ही दिया है एक्स ऑलमोस्ट। उन्होंने एक ब्लू स्काई नाम का प्लेटफॉर्म अपना बना लिया है। मैं कभी ब्लू स्काई पे गया नहीं, मुझे नहीं पता वहाँ क्या होता है, बट वहाँ शायद आपको दूसरे किस्म का पागलपन देखने को मिल जाए। तो ये है अंडरस्टैंडिंग पहले पॉइंट की। दूसरे पे आते हैं, मस्क इज़ अ नाजी, द हैंड सैल्यूट इंसिडेंट, हिटलर हेयर कट इंसिडेंट, इन योर ओपिनियन आर दे ओके ओके। पहले तो इसको एड्रेस करते हैं। नहीं, आई डोंट थिंक मस्क इज़ अ नाजी। हेयर कट तो यार, जो नासी हेयर कट है, अगर आप मेरा भी हेयर कट देखोगे तो वही हेयर कट है। साइड से बाल बहुत छोटे होते हैं, टॉप के बाल रखे हुए होते हैं। डी ये एक नॉर्मल हेयर कट है। नासी हेयर कट नासी नहीं होता। और चीज़ें हो सकती हैं। नाजी ही यार उस तरीके के बाल होना है समझ रहे हो? ये पॉइंट आपका वैलिड नहीं है। हैंड सल्यूट की जहाँ तक बात है, इलॉन मस्क के बारे में कहा जाता है कि वो थोड़ा सा ऑटिस्टिक है, और उसने खुद भी ये बात बोल रखी है कि मैं ऑटिस्टिक हूँ। और अगेन, किसी के कहने से क्या फर्क पड़ता है? यू कैन आइडेंटिफाई एन ऑटिस्टिक पर्सन बाय देयर बिहेवियर। जिनको नहीं पता, ऑटिस्टिक ऑटिज्म या फिर इस तरीके की जितनी भी मेंटल इलनेसेस होती हैं, इनका एक स्पेक्ट्रम होता है। आप बिल्कुल ही पागल नहीं होते अगर आपको ऑटिज्म हो रखा है। इसका मतलब ये नहीं होता, एक छोटे लेवल पे भी हो सकता है। ओसीडी होता है लोगों को, उसका भी एक स्पेक्ट्रम होता है। एडीएचडी होता है, उसका भी एक स्पेक्ट्रम होता है। इन चीज़ों के स्पेक्ट्रम होते हैं, और हम में से ज़्यादातर लोग इस स्पेक्ट्रम पे होते हैं। जिन्हें पता नहीं लग रहा होता कि हम हैं, वो बहुत लो स्केल पे होते हैं इस स्पेक्ट्रम में। तो मस्क जो है, मेरे ख्याल से अगर 1 से 10 का स्केल है तो शायद 4 पे होगा। ठीक है, जिन लोगों को ऑटिज्म होता है, जिनको नहीं पता, वो ह्यूमन इंटरेक्शन में थोड़े से वियर्ड होते हैं। बेसिकली आपको एक नॉर्मल इंसान से जो थोड़ा वियर्ड मिलेगा, जिसको कॉन्वर्सेशन लीड करनी नहीं आ रही, या सडनली कोई अजीब तरीके से कॉन्वर्सेशन कर रहा है, फिजिकल एट्रीब्यूट्स थोड़े अजीब से दिखा रहा है, ये चीज़ें होती हैं। तो एक तो ये है, और मैं ये नहीं कह रहा कि इस वजह से उसने वो जो यू किया था वो था। एक तो ये चीज़ है, ठीक है, तो थोड़ा तो या तो ये हो सकता है। दूसरा, मस्क के बारे में अगर आप मस्क को फॉलो करोगे इनफ, तो आपको एक चीज़ रियलाइज़ होगी, वो बंदा होगा बिजनेसमैन, बिलियनियर, क्रेजी इंटेलिजेंट, लेकिन वो बंदा ट्रोल भी है। उसको मज़ा आता है ट्रोल करने में, और मैं पर्सनल लेवल पे इस चीज़ से रिलेट कर सकता हूँ। एक सर्टेन काइंड ऑफ लोग होते हैं जिनको लोगों को चिढ़ाने में, कि लोगों को गुस्सा दिलाने में मज़ा आता है। बेसिकली वो एक ट्रोल है, ये एक आर्केटाइप है। जब मैं छोटा था तो ये एक मेरी बहुत ज़्यादा, मैं बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ हूँ इवन एज ए किड, जस्ट बिकॉज कि मैं लोगों को राइल अप करने की कोशिश करता था। छोड़ो, कभी किसी जगह बात हुई तो स्टोरीज बता शेयर भी करेंगे। तो एक ये चीज़ है कि भाई उसको ट्रोल करने में आता है। उसका ट्विटर फॉलो करो या एक्स फॉलो करो, आपको पता चल जाएगा। उसको मीम्स में, इन चीज़ों में मज़ा आता है, उसका पर्सनल वो है। तो आई डोंट थिंक ही इज़ अ नाजी। अगर वो नाजी, यार वो अभी जो गाज़ा वॉर चल क्या रही थी, अभी तो दोबारा स्टार्ट हो गई है, बट इससे पहले वो नेतन्याहू के साथ जाके पूरे इसराइल का टूर करके आया यार। वो किसी भी तरीके की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में मेरे ख्याल से उसका कोई विश्वास नहीं है। ये मेरा ओपिनियन है। तो ये मेरा आइडिया। इन योर ओपिनियन, आर दे वैलिड और जस्ट एग्जैजरेटेड परसेप्शन है? एग्जैजरेटेड भी नहीं है, क्यूरेटेड परसेप्शन है बाय द लेफ्ट। और मुझे पर्सनली ये लगता है कि या तो उससे वो ऑटिज्म में उसने ध्यान नहीं दिया। ये होता है बेसिकली उसका जस्टिफिकेशन ये हो कह रहा है, माई हार्ट गोज आउट टू यू। ठीक है, अब या तो ऑटिज्म की वजह से हो गया है, या तो उसने जानबूझ के एक, जिसे कहते हैं ना, एक टर्म है इसके लिए, कि प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी, कि मैं तो ये कर रहा था, मैं तो ये नहीं कर रहा था, पर जानबूझ के उसने उस तरीके से किया कि लोगों को लगे कि ये कर रहा है। वो सील हाइक सब कुछ कहते हैं उसे, सी घायल कर रहा है, बट वो अपनी तरफ से ये कह रहा है कि मैं तो माई हार्ट गोज आउट टू यू कह रहा था। तो या तो वो ट्रोल कर रहा है, या तो उसे ऑटिज्म में हो गया।
मस्क अलॉन्ग विद ट्रम्प इज ऑल्सो अटैकिंग ऑल द एकेडेमिया रिसोर्सेज। देखो यार, यूएस का एकेडेमिया जो है ना वो बहुत ज़्यादा शिट लेवल पे है इस वक्त, और ये बात आज से नहीं है, ये बहुत पहले से है। और एकेडेमिया में थोड़ा सा लेफ्ट होता ही है हर कंट्री में, ज़्यादातर यूनिवर्सिटी का, क्योंकि क्योंकि वो होते हैं एक थियोरेटिकल बॉक्स के अंदर। थियोरेटिकल बॉक्स के अंदर जो भी आदमी होगा ना, उसे बहुत हरा भरा दिखेगा दुनिया में, और उसे लगेगा कि इसको भी बुला लो, उसको भी बुला लो, सबकी हेल्प कर दो। बड़ा लिबरल किस्म का वो इंसान हो, क्योंकि उसका रियल वर्ल्ड से पाला ही नहीं पड़ा। द मोमेंट यू एंटर इन रियल वर्ल्ड, आपको रियलाइज होता है भाई दुनिया तो हराम ही है बहन चोद एक नंबर की। हम किसी को बहन जो हाथ पकड़ाएंगे वो कान में चढ़ के मूतने को तैयार बैठा हुआ है। ठीक है, एकेडेमिया होता है एक बबल के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर। एक मूवी है रंग दे बसंती मूवी थी ना, उसमें डीजे का जो कैरेक्टर होता है, जो आमिर खान का कैरेक्टर होता है, वो कहता है, उसको ये बात बड़ी अच्छी चीज़ उसमें मूवी में दिखाई है, पता नहीं किसी लोगों ने कैचअप की कि नहीं की उस टाइम में, मुझे बड़ा रियलाइज़ हुआ था, हालांकि मैं छोटा ही था उस टाइम। वो उसको रियलाइज़ होता है कि मेरी ज़िंदगी चूतिया है, और वो जब लड़की के आगे जब पूरी तरीके से वो होता है, वल्नरेबल होता है, तो शेयर करता है उसको कि मैं कोई यहाँ पे चौड़ में नहीं रह रहा, मुझे पता है कि यहाँ पे मेरी कोई औकात है। जिस दिन मैं यूनिवर्सिटी से बाहर जाऊँगा, कोई नहीं पूछता डीजे को, यहाँ पे हर कोई डीजे भाई कर रहे हैं, डीजे बाजी करते हैं। तो मैं तो उस सख्त ज़िंदगी से बचने के लिए यहाँ प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ, टाइम काट रहा हूँ। ये वो है यार, लॉस्ट बॉयज़ वाली वो है, तो मैं भूल गया, जॉन पीटरसन भी बात करता है उस बारे में, कि एक लड़का जो होता है ना उसके अंदर, उसको पता होता है कि बाहर की दुनिया खतरनाक है, वो उसमें ही रहना चाहता है। लॉस्ट बॉयज़, यार मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा अभी, वो एक कैरेक्टर बाद में याद आएगा, शेयर करूँगा, कि वो असली दुनिया में जाने से भाग रहे होते हैं। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि उनको रियलाइजेशन होती है असली दुनिया में जाऊँगा तो मेरे को काफ़ी सख्तियों से सामना करना पड़ेगा। तो एनीवे, तो अकेडमिया का वो सीन होता है, वो होते हैं एक बबल के अंदर, इसलिए उनको सब सब कुछ रोजेज एंड वट एवर जो दिखाई दे रहे होते हैं, तो इसलिए उनको लग रहा होता है सब कुछ ठीक है। इसीलिए जो यंग लोग होते हैं, क्योंकि वो अपने पेरेंट के शेल्टर में बड़े हुए होते हैं, वो फुल लेफ्ट विंग होते हैं, और जैसे ही आप 30-40 की एज पे आना शुरू करते हो, दुनिया से आपका पाला पड़ता है, आप कंजर्वेटिव होने लग जाते हो। ओके, मस्क अलॉन्ग विद ट्रम्प इज ऑल्सो अटैकिंग एकेडेमिया। तो एकेडेमिया का तो ये सीन है, वो है एकेडेमिया में वहाँ पे है ज़रूरत सुधार करने की। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आप देख लो कि क्या हो रखा है, जो इसराइल की जो गाज़ा वॉर है, जबकि यार ठीक है, एक बहुत लंबी उस चीज़ की हिस्ट्री है, पर एक बात बताओ, एक कंट्री में घुस के 1300 बंदे मार दिए तुमने यार। हिस्ट्री को हम 2 मिनट के लिए साइड पर रख के अगर सोचें, तो वो कंट्री क्या करेगी? और उसके पास पावर भी है, और तुम्हारे पास पावर भी नहीं है उनसे लड़ने की, तो तोड़ रहे हैं वो तुम्हारी अच्छी तरीके से। तो मैं तो इन दोनों में से किसी की भी साइड नहीं हूँ भाई। ये एक ऐसा कुतखानी है ये पूरा का पूरा इशू, कि मैं इसमें किसी की भी साइड नहीं हूँ। जब मैं देखता हूँ कि यार छोटे छोटे इन्फेंट बेबीज मर रहे हैं गाजा में, तब मुझे लगता है यार इन बच्चों की क्या गलती थी कि ये वहाँ पैदा हो गए। और जब मैं फिर उनके पेरेंट्स को देखता हूँ या फिर वहाँ के लोगों को देखता हूँ, उनकी बात सुनता हूँ, भाई फुल सपोर्ट दे रहे हैं हमास को, कह रहे हैं कि हम तो बच्चे पैदा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें शहीद करना है या जो भी। ये यार क्या ऐसे लोगों को क्या बोलोगे आप यार? क्या समझा लोगे आप इनको? कुछ नहीं समझा सकते। और फिर अगर सामने ऐसी जनता बैठी है, तो फिर आप जी उसको क्या समझाओगे, इसराइल को क्या समझाओगे कि भाई मत मारो उन्हें? क्यों, उन्हें खुद को बचाने का अधिकार नहीं है? देखो, जिसको लड़ना है वो लड़ेगा, माँ नहीं कहना चाहता, गांड मरा है बहन दुनिया, ठीक है, ऐसी की तैसी में बढ़ो, अपने आप से मतलब रखो, ठीक है। और इसलिए अमेरिका में जो वीज़ा लेके पढ़ने गया है ना यूनिवर्सिटी में, अगर वो वहाँ जाके वहाँ की शांति को ख़राब कर रहा है, वहाँ की यूनिवर्सिटी के एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहा है, उसकी गांड तोड़ के ना समुंदर में फेंक दो बहन जो, मैं फुल पुंड नहीं मारता। जो लोग अमेरिका में प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, चाहे जिस साइड से भी कर रहे हो, चाहे इसराइल की साइड से कर रहे हो, चाहे उसकी साइड से कर रहे हो, मैं ट्रंप हूँ, भेड़ की जो गांड मार के भगाऊंगा भेड़ के लोगों को, भागो भेड़ जो तुम्हारी माँ की चूत, हमारी कंट्री में आके मादर चूत तुम्हें पढ़ने के लिए बुलाया, इधर अपनी भेड़ जो दारे हो इधर आके। सॉरी, गालियाँ बहुत ज़्यादा, मेरे को लगता है मैंने अपने पूरे कैरियर की सारी गालियाँ भी दे दी, बट मुझे नहीं चाहिए। मुझे मेरी कंट्री में अच्छी यूनिवर्सिटी है, इसलिए पढ़ने आए हो, पढ़ो और चुदो बेटे, समझे? सिंपल है यार।
मैं ना इसराइल की साइड हूँ, ना मैं उसकी साइड हूँ, ना मैं अमेरिका की साइड नहीं हूँ, सही चीज़ की साइड हूँ। अमेरिका में क्यों पढ़ने जाते हैं लोग? वहाँ पे सेफ और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसलिए अगर कोई बंदा उस पर हग रहा है तो मेरे को वो बंदा किसी भी दया के काबिल नहीं लगता। पूरी तरीके से प्रैग्मेटिक सोच के साथ चलेंगे हम, क्योंकि वो लड़ाई ख़त्म नहीं होने वाली। जिसको भी लग रहा है ना कि मैं फिलिस्तीन का साथ देके सही कर रहा हूँ, और जिसको लग रहा है मैं इसका साथ देके गाजा का, जिसको लग रहा है मैं इसराइल का, भाई वहाँ हिस्ट्री के शुरू होने से लेके आज तक कुतखानी चल रही है और चलती रहेगी, एंड आई डोंट गिव अ शिट ब्रो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। अगेन जब आप घुसते हो उस चीज़ में तो आपका दिमाग ख़राब होना शुरू हो जाता है, जब आप बेबीज़ की डेड बॉडीज़ देखते हो। बट क्या करोगे आप? ये इसका एक डेडपूल में एक डायलॉग है, मैं अक्सर बोलता रहता हूँ, लाइफ इज़ अ सीरीज ऑफ ट्रेन रैक्स विद ब्रीफ मोमेंट्स ऑफ रिलैक्सेशन या समथिंग। मैं बुचर कर दिया डायलॉग को, बट विद ब्रीफ मोमेंट्स ऑफ वट एवर जॉय वट एवर। तो जो ट्रेन रैक्स है ना, वो उनकी लाइफ में थोड़े ज़्यादा है, बस ये। और एक मैं और चीज़ भी सोच रहा था कि जो गाज़ा की पुरानी वीडियोस दिखा रहे थे अक्टूबर 7 जो हुआ था उससे पहले, बहुत ठीक ठाक जगह लग रही थी यार। हिंदुस्तान में बहुत कम है उतनी बढ़िया जगह, तो रह तो रहे हैं हमारे यहाँ भी गरीब लोग, तो रहो ना भाई। क्यों उनकी कंट्री में घुस के तुमने 1300 बंदा मार दिया उनका यार? वो चूतिए थोड़ी है वहाँ पे बैठे रहेंगे, अगर तुम उनके बंदे, वो मारेंगे तुम्हारे बंदे भाई। आई डोंट नो, जब तुम्हारे पास पावर थी भाई, तुमने भी तो ली ना उनसे वो लड़के, वो जगह उनको पेल के। उससे पहले जिनके पास पावर थी उन्होंने उनको पेल के जगह ली। आई डोंट नो, अगेन एकेडेमिया से हम कहीं अलग ही निकल गए। तो एकेडेमिया का भाई वहाँ पे बहुत बुरा हाल है, उनको चाहिए डंडा, अंदर पूरा डंडा दे के सीधा करने की ज़रूरत है। बढ़िया कर रहे हैं बहुत, मैं 100% साथ हूँ मास्को ट्रम्प के। एकेडेमिया में जितना मर्जी डंडा दे वो बढ़िया है। इज़ ऑल्सो अटैकिंग रिसोर्सेज, नहीं रिसोर्स को वो अटैक नहीं कर रहे, क्योंकि रिसोर्स किसकी, आपने बोला ना कि ट्रम्प के साथ मिलकर मस्क अटैक कर रहा है रिसोर्स को। रिसोर्स तो वो एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो शेल गैस है, हमें उनको हम फ्रैकिंग को बढ़ाएंगे। हम अपने यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिसोर्सेज, और अलास्का में जो ऑयल निकलता है और कैलगरी में जो ऑयल सैंड है, कैलगरी कह रहा हूँ, अल्बर्टा में जो ऑयल सैंड्स हैं, उनसे और पाइपलाइन लगा के निकालेंगे उनसे। तो रिसोर्सेज को तो वो और ज़्यादा क्या कहेंगे उसे, एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, जो कि आप रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करोगे ना, आप अटैक थोड़ी करोगे। फाइनेंसेस को भी वो अटैक नहीं कर रहे। देखो वो टैरिफ लगा रहे हैं, जो आप शायद कहना चाहते हो। टैरिफ लगाने का मतलब ये होता है उनकी इकोनॉमी पे फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन उन्हें टैरिफ मिलेंगे भी। उनका प्लान ये है कि बेसिकली डिस्करेज करो इम्पोर्ट्स को। टैरिफ से क्या होगा, जो भी बंदा इंपोर्ट कर रहा है उसका सामान महंगा हो जाएगा ना, चाहे कस्टमर को भी एट द एंड ऑफ द डे महंगा मिले, लेकिन फिर कस्टमर कम खरीदने लगेगा, तो यानी कि ट्रेड नीचे जाएगा। तो ये एक तरीका होता है एनकरेज करने के लिए लोकल प्रोडक्शन। अब इसमें क्या इसका फ़ायदा होगा, क्या इसका, देखो इस तरीके की इकोनॉमिक डिसीजन जो होते हैं ना लार्ज स्केल पे, इसके फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा होगा, बहुत सारे लोगों को इसका नुकसान होगा। फॉर एग्जांपल जब उन्होंने अपनी प्रोडक्शन ऑफ शोर कर दी ना, तो बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी हुआ, पर बहुत सारे लोगों को नुकसान भी हुआ। जो रस्ट बेल्ट में कोल वर्कर थे, जो स्टील वर्कर थे, स्टील माइंस में, सॉरी आयरन माइंस में, कोल माइंस में काम करने वाले लोकल वर्कर थे, फैक्ट्री वर्कर्स थे, जिन फैक्ट्रीज में सारा सामान बनता था, डेट्रॉइट वगैरह सारा बर्बाद हो गया उनका, सिटी आपने सुना होगा, उनका नुकसान हुआ। पर बहुत सारे लोग, जिन अमेज़ोन जैसी कंपनीज या उस तरीके की जितनी भी कंपनीज है, बड़ी कंपनीज, उनका फ़ायदा हुआ, उनके बहुत सारे लोगों को बहुत बहुत बोनस मिले। तो हो सकता है आप कह सकते हो कि बड़ी संख्या में लोगों का नुकसान हुआ और कुछ लोगों का बहुत फ़ायदा हुआ। तो जब ये प्रोसेस रिवर्स होगा तो इसी तरीके से बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होगा। जब मैन्युफैक्चरिंग लौटेगी, सामान महंगा हो जाएगा, उसमें नुकसान होगा। इसी तरीके से जब उन्होंने प्रोडक्शन ऑफ शोर की तो बहुत सारे लोगों को सामान सस्ता मिला, उससे उनका फ़ायदा हुआ। तो ये बड़े कॉम्प्लेक्स और अतरंगी किस्म के डिसीजन होते हैं इकोनॉमी से रिलेटेड। इनका कोई डायरेक्ट रिजल्ट नहीं होता कि ओहो दूध पी के मज़ा आ गया, ऐसा नहीं होता। ये ऐसा दूध है जिससे तुम्हारा पेट भी खराब हो सकता है और तुम्हारी बॉडी भी बन सकती है। तो थोड़ी बॉडी बनेगी, थोड़ा पेट खराब होगा। सॉरी फॉर बैड एग्जाम्पल। विच फाइनेंसेस विच फंड एंड रन डाइवर्सिटी। ओके 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 ओके, सॉरी, पूरा पढ़ना चाहिए था, मैं कुछ और ही बातें करने लग गया।
तो दोबारा पढ़ते हैं. मस्क अलॉन्ग विद ट्रम्प इज ऑल्सो अटैकिंग एकेडमिया रिसोर्सेज फाइनेंसेस एंड फंड विद रन डाइवर्सिटी. ओके, इंडिया में हमें बचपन से चूतिया बनाया जाता है कि डाइवर्सिटी कोई बहुत बढ़िया चीज़ है. डाइवर्सिटी एक लुल चीज़ है. डाइवर्सिटी एक ठस चीज़ है. डाइवर्सिटी, अगर आपको मार्केट में जा रहे हो और आपको मल्टीपल टाइप के कोरियन रेस्टोरेंट, जापानीज़ रेस्टोरेंट, ठीक है, इटालियन रेस्टोरेंट और पाकिस्तानी, पंजाबी, वट एवर जो भी रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट, चाइनीज़ रेस्टोरेंट, ये सब मिल रहा है, वहाँ तक तो डाइवर्सिटी बहुत अच्छी है. कुजीन की डाइवर्सिटी अगर अवेलेबल है. उसके बाद जो डाइवर्सिटी होती है ना, उसका नुकसान ये होता है कि डेमोक्रेसी सारा का सारा खेल ये है कि लोगों को अपने पास बुलाओ. लोगों को वो चीज़ें प्रॉमिस करो जिससे लोग तुम्हारे पास आए, ताकि तुम लोगों के तुम्हारे पास आने के पावर से जीत के शासन की पावर उठा सको, प्रशासन की पावर ले सको. जब एक देश में मल्टीपल ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि एक दूसरे से बहुत अलग हैं, बहुत डाइवर्स हैं, तो क्या होगा, हर किसी के अपने इंटरेस्ट्स होंगे ग्रुप्स के, और जो पार्टी जिस ग्रुप के इंटरेस्ट को सेव सर्व करेगी वो ग्रुप उस पार्टी की तरफ जाएगा. तो कंट्री एक में एकता आने की बजाय कंट्री में डिवाइड आएगा एक दूसरे के. समझ रहे हो आप? इंडिया में फॉर एग्जांपल पूरी तरीके से जातिवाद बैन होने के बावजूद, रिजर्वेशन लगने के बावजूद, आज जाति के आधार पर जितनी ये क्या कहते हैं इसे, पॉलिटिक्स होती है, इतनी पॉलिटिक्स जाति के आधार पे कभी भी नहीं होती थी. तो ये एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है. आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स, यहाँ पे आइडेंटिटी जाती है. धर्म बेस्ड पॉलिटिक्स, जाति बेस्ड पॉलिटिक्स क्यों हो रही है? क्योंकि इतनी सारी जातियाँ एग्जिस्ट करती हैं, इतने सारे धर्म एग्जिस्ट करते हैं. तमिल कह रहे हैं हम तमिल के अलावा कुछ पढ़ेंगे ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी पढ़ लेंगे, हिंदी का तो तुम ऑप्शन भी मत दे देना वरना जो भी मर्जी. ठीक है. पंजाबी कह रहे हैं भाई तुम हमारे यहाँ पंजाबी को कैसे सप्रेस कर रहे हो, ये वो बोर्ड पंजाबी में. कर्नाटक में कह रहे हैं भाई कन्नड़ में बोर्ड लगाओ, ये वो. समझ रहे हो ना? हर कोई अपने घोड़े पे चढ़ा हुआ है और अपनी दिशा में निकलने की कोशिश कर रहा है. क्यों? क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है. इन्हीं चुतियापों में लगे हुए हैं हम. भैर जो दुनिया एआई में काम कर रही है, दुनिया रेस में मार्स पे पहुंचने की कोशिश कर रही है, हम इसी चुतियापे में एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था हो रखे हैं. जितनी जान, जितनी एनर्जी, जितना रिसोर्स, जितनी पॉलिटिकल थिंग इन चीज़ों में घुसती है, और मैं आपको ये बता देता हूँ, आम बंदे को घंटे का फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से. पर होता क्या है, एक बंदा जिसे नेता बनना है वो ये चूतिया आइडियोलॉजी उठाएगा, ये मुद्दे उठाएगा. फिर वो बंदा देखेगा हाँ यार, मेरी कन्नड़ भाषा को तो कोई बोर्ड नहीं लगा रहा है यहाँ पे, साले सारे अब आ रहे हैं यहाँ पे अपनी हिंदी में बोर्ड लगा रहे हैं, इंग्लिश में बोर्ड लगा रहे हैं, कन्नड़ में लगाओ बोर्ड. क्योंकि जिसको कोई मतलब नहीं था वो भी अब इन चीज़ों में आके ग्रूम होना शुरू हो गया. तो बेसिकली देखो, ये जो डाइवर्सिटी का चूतपा है ना, ये खिलाया जा रहा है हमें बचपन से. चूतिया चीज़ होती है ये, जिसके भी दिमाग में है निकाल दो. कंट्री बेस्ड होनी चाहिए वैल्यूज़ पे. जो मर्जी जहाँ मर्जी से आया हो उठ के ऐसी की तैसी में जाए, हर किसी को इस कंट्री की जो कॉमन वैल्यूज़ हैं वो माननी पड़ेंगी. जिसको रहना है रहो, नहीं बेटा चुदो. कोई डाइवर्सिटी नहीं चाहिए. अपने घर में डाइवर्सिटी रखो, अपना खाना खाओ जो खाना है, अपने गॉड की पूजा करो जिसकी पूजा करनी है, अपनी भाषा बोलो जो बोलनी है. स्टेट के लेवल पे ये है रूल, ये चलेगा बस. डाइवर्सिटी के चुतियापे में मत फंसना भाई. ये जो भी वो कर रहे हैं ना, बहुत ठीक कर रहे हैं अपनी कंट्री को बचाने के लिए. उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज कर दी है पूरी, इंग्लिश एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज होगी अमेरिका की. बहुत 100% ठीक बात है. अबे लैंग्वेजेस का चुतियापा शुरू हो जाएगा यार. तुम 500 साल बाद का सोचो ना. आज तो अमेरिका में इतनी लैंग्वेज का कोई मसला नहीं है. 500 साल बाद का सोचो भाई. अमेरिका में रहना है, अमेरिका में आना है, अमेरिका में पैदा हुए हो, अंग्रेजी बोलो वरना चुदो. ठीक है, बहुत सही, 100% अग्री. ठीक है. भावुक होके आप इधर उधर के हमें तो यार इंडिया में तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, हमें ऐसे एजुकेट किया जाता है, इतने चूतिए किस्म की बातों में एजुकेट किया जाता है जिसका घंटे का रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता. जितनी कंट्रीज़ में ये इमिग्रेशन एक्सट्री, फ्रांस एक बड़ी
अच्छी डिसेंट कंट्री होती थी भाई 60-70s में। जो लोग भी पेरिस जाएंगे ना, आपको आके वहाँ से बताएंगे कि जाना मत, वहाँ चूतिया जगह है, बदबू आती है गलियों में। ये दिया है उनको डाइवर्सिटी ने। एनीवे यार, मैं इस पर और नहीं बोलूँगा, वैसे ही मैं। द थर्ड ओपिनियन इज फ्रॉम साइंटिस्ट कम्युनिटी, Sabrine Hosfelder video. Hosfelder's video on Musk. Settlement on Mars with today's technology is a stupid idea. नहीं, is a stupid idea वैसे होना चाहिए. It will it will it will require many trillions of dollars. As much better alternative of industrialization of moon with insane benefits. Key planet moon industrialization series. The Mars idea is so insane that no nation will willingly allow it. Therefore, Musk is taking over the government to fulfill his dream project. Okay. इसमें ना थोड़े से मैंने सेब्रीन हॉसेनफेल्डर, आई होप यही नाम हो, का वीडियो तो नहीं देखा मस्क के ऊपर, ना ही मैंने की वाई प्लानट मून इंडस्ट्रियलाइजेशन सीरीज़ भी देखी है। बट जितना हमने अभी तक देखा है, लाइफ की मोस्ट पॉसिबिलिटी जो लग रही थी वो मार्स पे ही लग रही थी। और इसका रीज़न ये है कि अर्थ से क्लोजेस्ट कंडीशन है जो है वो मार्स की है। ठीक है, मून के बारे में मुझे आइडिया नहीं है कि क्या है, मैंने कभी पर्सनली नहीं सुना कि मून ज़्यादा फेवरेबल होगा। तो ठीक है, लगेंगे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर या जो भी लगेंगे, तो मस्क कम किसी कंट्री को थोड़ी कह रहा है कि मुझे फंड करो। वो तो भाई खुद की उसने कंपनी बनाई, बैंकरप्ट होने की कगार पे आके भी वो नहीं रुका, वहाँ से उसने दोबारा कंपनी बनाता रहा। वो खुद से उसने रीयूजेबल रॉकेट्स जो कि एक नई चीज़ का इन्वेंशन कर दिया। उसने जो किया है ना, अभी जो लोग इस पे बैठ के सोच के समझेंगे उनके तो शायद समझ आएगा, बट लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा कि क्या ग्राउंड ब्रेक किया है उसने। उसने वो टेक्नोलॉजी अनलीश कर दी है कि बस सर्विस चल रही है अब स्पेस में। बेसिकली ये बात आप समझ लो। पहले स्पेस एक्सप्लोरेशन महंगा इसलिए था, जो सबसे महंगी चीज़ होती थी रॉकेट, वो वेस्ट हो जाता था एक बार यूज़ करने के बाद। उसने उसे रीयूजेबल बना दिया है। समझ रहे हो? तेल भरो, गाड़ी चलाओ, गाड़ी चला के वापस लाओ, दोबारा तेल भर के दोबारा चलाओ। तो मैं अगेन जो आपने यहाँ पे दिया है कॉन्टेक्स्ट, इसके बारे में अगेन मुझे आइडिया नहीं है पर्सनली, जैसा कि मैंने कहा। लेकिन अगर एक व्यक्ति अपने एंड से जोर लगा रहा है, काम में लगा हुआ है, आई डोंट थिंक उसने गवर्नमेंट को टेक ओवर किया है। अगर आपको जो भी लोग ये बात बोल रहे हैं, पहली बात तो भाई वो लोग आइडियोलॉजिकली एक साइड थे और वो उसी साइड को बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। ठीक है, मस्क ने क्या टेक ओवर किया गवर्नमेंट पे? वो सिर्फ डोज के अंडर उन डिपार्टमेंट्स को जहाँ पे कि वेस्टेज बहुत थी। और अगर आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट में वेस्टेज है, तो ज़रा इंडिया में जाके ना पेवमेंट देखना, जैसे हम फुटपाथ कहते हैं, साइड पेवमेंट, उसमें देखना कि हर साल तोड़ देंगे, हर साल नई टाइल्स लगाएंगे। अब टाइल लगाने की क्या ज़रूरत है? उसे कंक्रीट लगाओ, उसे सपाट करो और ख़त्म करो उसे काम ना। फिर पैसे नहीं बनेंगे ना 2 नंबरी में। वो मूवी नहीं है अक्षय कुमार की, इसमें वो ठेकेदार होता है, पतली सी रोड बनाता है, रोड टूट जाती है, उसके सारे रिश्तेदार भी ठेकेदार होते हैं, वो पैसे नहीं कमा पा रहा होता, बाकी सारे पैसे कमाते हैं। मैं नाम भूल गया मूवी का। तो भाई कंट्रीज़ हर जगह करप्ट है, गवर्नमेंट, और बहुत ज़्यादा 2 नंबरी होती है गवर्नमेंट्स के अंदर, और उसके ऊपर वो काम कर रहा है। और जिनकी गांड फट रही है इस चीज़ से, क्योंकि यार किसी ना किसी की दिहाड़ी लगी हुई थी ना, किसी ना किसी को मूला मिल रहा था इससे। तो जिसका मूला घुस गया उसको तो दर्द होगा ना दोस्त। तो मस्क की तो जितनी ज़्यादा अभी विरोध हो रही है, सारी समझ में आ रही है कि क्यों विरोध हो रही है। फटी पड़ी है, जिस जिसकी मौजें लगी हुई थी, जिस जिसकी दिहाड़ी बन रही थी, उनकी फटी पड़ी है। अब वो भाई तुम्हारी कोई दिहाड़ी खा जाए, तुम्हारी सेटिंग बनी हुई है, आके कोई आके उस पर डंडा मारने लग जाए, पानी फेर दे, तो तुम तो भाई पड़ोगे ना पीछे उसके। तो ये बात है। ओके, द मास आइडिया इज दैट नॉट नेशन विल अलाउ। ओके, नेशन अलाउ ना करे उसे फर्क नहीं पड़ता, उसकी प्राइवेट कंपनी है स्पेस एक्स। नासा से दुनिया की सबसे ज़्यादा एफिशिएंट स्पेस एंटिटी इस वक्त स्पेस एक्स है। नासा अपने सारे लॉन्चिंग कॉन्ट्रैक्ट स्पेस एक्स को देता है।
ये जो 2 एस्ट्रोनॉट्स बचाए हैं उन्होंने, इलॉन मस्क ने, इसके अलावा और कौन कर सकता था पूरी दुनिया में ये चीज़? मुझे एक बात बता दो। कहते हैं कि मोनोपोली, ये है असली मोनोपोली भाई, दुनिया में कोई और काम ही नहीं कर सकता ये वाला। मैं एक चार्ट देख रहा था थोड़े दिन पहले, रॉकेट लॉन्चेस बाय स्पेस एक्स और बाय एवरी अदर, लाइक यू नो, जिसकी कोई वैल्यू हो, स्पेस एजेंसी या कंपनी, कोई मुकाबला ही नहीं है। नासा से बहुत आगे चला गया स्पेस एक्स इस टाइम पे। एनीवे तो मैं अग्री नहीं करता कि, पहली चीज़ मैं अग्री नहीं करता कि उसने गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लिया। दूसरी चीज़, उसकी खुद की कंपनी है स्पेस एक्स, वो लगा हुआ है अपना काम करने में। मैं सपोर्ट करता हूँ इस चीज़ को। उसका रीज़न ये है कि अगर आप देखोगे तो टेक्नोलॉजिकल बाउंड्स को तोड़ने के लिए अगर आपका गोल ही इतना बड़ा ना हो, जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो, तो आप नहीं तोड़ सकते बाउंड्रीज को। और ये बात मैंने इलॉन मस्क से भी सुनी थी, और ये एक बात जनरल भी दुनिया में कुछ जो ह्यूमन नेचर, जो नेचर के लॉज है उसमें भी अगर सच बैठती है। और उसका कहना यह था, इलॉन मस्क का कहना यह था कि प्रोग्रेस इनएविटेबल नहीं है। ये नहीं है कि प्रोग्रेस होती रहेगी चाहे आप जोर ना भी लगा रहे हो प्रोग्रेस करने के लिए। डाइग्रेस भी हो जाते हो आप प्रोग्रेस से डीजेनरेट भी होना शुरू हो जाते हो, जो कि आपको क्लियर दिख जाएगा। और फिजिक्स का लॉ है एंट्रोपी का, और वो लॉ ये है कि किसी भी चीज़ को अगर आप एब्सोल्युटली फ्री ऑफ एनी फोर्स छोड़ दोगे तो वो चीज़ डिके होती है, एंट्रोपी जिसे कहते हैं, जो कि एक लॉ है यूनिवर्स का। तो साइंटिफिक ग्रोथ में अगर आप मेहनत नहीं कर रहे तो आप डीजेनरेट हो रहे हो। इडियोक्रेसी मूवी है ना, उसकी तरफ बढ़ रहे हो। और आगे बढ़ने का एक ही तरीका है भाई, स्ट्रगल। जो सिसिफस का जो होता है ना, पहाड़ के ऊपर पत्थर लेके चढ़ा जा रहा है, वो चढ़ते चले जाना है उस पत्थर को लेके। ये एकमात्र दुनिया में फ्लरिश करने का तरीका है। इसको इस तरीके से समझो, जिम करते हैं हम, रोज़ जिम करनी पड़ेगी पूरी ज़िंदगी, या एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जिम छोड़ो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी पूरी ज़िंदगी, तब हेल्थी रहोगे। छोड़ दोगे, मसल्स खराब होनी शुरू हो जाएंगी, राइट, डिके होनी शुरू हो जाएंगी। ये ऐसी चीज़ है लाइफ पे, ये हर जगह ये रूल अप्लाई करता है। Therefore, okay, it is interesting how different people hold different opinions and extrapolate different meanings from the same incidents personalities. ये इंटरेस्टिंग है बिल्कुल 100%, बट टोटली अंडरस्टैंडेबल भी है। ये कोई एनिग्मा नहीं है। देखो, गवर्नमेंट, यूएस की गवर्नमेंट का एग्जांपल लेते हैं। यूएस की गवर्नमेंट है, ठीक है, उसमें बड़े सारे ऑफिसर्स होंगे, सही है, ब्यूरोक्रेट्स ये वो होंगे, कोई कॉन्ट्रैक्ट देता होगा, कोई उसका स्पेशलिस्ट होगा, कोई कुछ होगा, राइट। उसके अलावा वो कॉन्ट्रैक्ट्स करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रिक कार चार्जर के कॉन्ट्रैक्ट्स का एक आया था सुनने में। अब एक डिपार्टमेंट होगा जिसने उसे अप्रूव किया होगा, उसके बाद बहुत सारे ऑफिसर्स के ने उसकी फिजिबिलिटी वगैरह को देखा होगा, बहुत कुछ हुआ होगा, राइट। और फाइनली वो एक कंपनी को वो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया होगा, या मल्टीपल कंपनीज को वो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया होगा। अब अगर आपको पता चलता है कि साला ये तो फिजिबल ही नहीं था, कंपनी को जो कॉन्ट्रैक्ट मिला उसने लगाया ही नहीं, कोई भी चार्जर फंक्शनल नहीं है, मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ, तो उसमें कितने लोगों ने पैसे खाए हैं आप सोचो। ऊपर से नीचे तक, कॉन्ट्रैक्टर तक, हर किसी ने पैसे खाए हैं ना उसमें। अब कल को नई गवर्नमेंट आती है, वो कहती है भाई चेक करो किसने क्या 2 नंबरी की है पूरे पिछले 10 15 20 सालों के दौरान, या क्या 2 नंबरी चल रही है गवर्नमेंट में। तो जो बंदा उस 2 नंबरी को ढूंढेगा और उसको बंद करेगा, जनता तो उसे अच्छा ही समझेगी, जिस जो चाहती होगी कि 2 नंबरी बंद हो। और जिनकी उस 2 नंबरी से पैसे बन रहे होंगे, वो उनको गालियां देंगे कि अरे ये तो चोर है, ये तो गवर्नमेंट पे कब्जा कर ले रहा है, ये वो। ठीक है, तो ओपिनियंस तो दोनों पार्टीज के डिफरेंट हैं, बट इट टोटली मेक सेंस कि उनके उस तरीके के ओपिनियंस क्यों हैं। तो ये कोई एनिग्मा नहीं है। और सॉरी यार, मैं थोड़ा ज़्यादा पैशनेट लग रहा हूँ इस यार, ठीक है, हर इंसान के अंदर कमियां होती हैं, और पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, आई अंडरस्टैंड दैट। बट अगर मुझे भरोसा करना हो ना लेफ्ट लिबरल्स पे, वोक लिबरल्स पे, जितने भी हैं इनमें से मैं जिनको देखता हूँ, द व्यू की पूरी टीम हो गई से लेके डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हो गए, जिनको भी मैं देखता हूँ, इंडियन लेफ्ट ले लो आप यार, अरे देखो तो सही कैसे लोग हैं यार, कन्हैया कुमार, रवीश कुमार, इस टाइप के लोग,
किसी भी तरीके की मोरालिटी, किसी भी तरीके की इनके अंदर वो बची हुई है ऑनेस्टी, ये कभी भी, मतलब कांग्रेस माइंड ब्लोइंगली डम्ब पार्टी है यार। राहुल गांधी उनका लीडर है यार। राहुल गांधी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ऑपोजिशन का लीडर है। डूब के मर जाने का लेवल है। उस बंदे का आईक्यू आपने देख ही लिया, जिसको भी थोड़ी बहुत भी, जिसके अंदर 4 ब्रेन सेल्स हैं, उसको उस बंदे का आईक्यू नजर आ जाता है उसकी 4 बातें सुन के। और रविश कुमार को कोई दिक्कत नहीं है। और रविश कुमार क्या है, मैं तो एक नंबर का, इसकी इसकी जो पूरी लॉट है इस साइड पे किसी को मतलब नहीं है। तो मुझे इनकी बात से एक टट्टे भर का फर्क नहीं पड़ता भाई। क्योंकि इनकी कोई मोरल स्टैंडिंग ही नहीं है। दीज पीपल आर जस्ट शिट। इससे अच्छा शब्द नहीं मिल रहा मुझे इनके लिए। तो मैं इनकी जीरो अंडर रिस्पेक्ट करता हूं, और जिसकी मैं अंडर रिस्पेक्ट करता हूं उसकी मैं बात की कोई वैल्यू नहीं लेता। और सेम ये वेस्ट के लेफ्ट पे भी सेम एग्जैक्ट पॉइंट जा रहा है। ब्रेन डेड जॉम्बी लेवल के इनकी हरकतें होती हैं और इनकी बातें होती हैं। टेस्ला पे भी लिटरली फायर बॉम्ब्स फेंक रहे हैं लोग, मोलोटोव कॉकटेल फेंक रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उनकी खुश हो रहे हैं। टिम वॉल्ट्स जो प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के नीचे जो भी होता है वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट था कमला हैरिस के अंडर, ये जो अभी इलेक्शन गया है इसमें, टिम वॉल्ट्स मिनेसोटा स्टेट है नॉर्थ में यूएसए के, उसका एक गवर्नर है। कहता है मुझे जब दिन में बूस्ट चाहिए होता है तो मैं टेस्ला का स्टॉक चेक करता हूँ, $225 पे चल रहा है और ड्रॉपिंग। उसकी खुद की स्टेट की जो पेंशन की जो कमेटी है उसके पैसे लगे हुए हैं टेस्ला स्टॉक में। चुतियापे का लेवल आप पा ही नहीं सकते इनके। डम्ब एंड डम्बर का एक डायलॉग है ना कि जब भी मैं सोचता हूँ कि तू इससे फुद्दू हरकत नहीं कर सकता, तू तभी वो कर देता है, और तू तभी मुझे गलत साबित कर देता है। इनके साथ वही केस है। जब भी मैं सोचता हूँ कि इनसे बड़ी चूतिया हरकत नहीं हो सकती, ये कर देते हैं, ये आपको गलत साबित कर देते हैं। तो एनीवे मुझे लगता है कि बहुत लंबी आज फिल्म चला दी मैंने। इतना लंबा मैंने सोचा नहीं था मैं जाऊंगा इस पर। बट एनीवे, तो इसलिए यार मैं बहुत ही, मतलब मैं बहुत श्योर इसीलिए हूँ क्योंकि यार जनरली मेरा हमेशा ना किसी भी चीज़ के ऊपर लाइफ में ये होता है कि इस सिचुएशन में ये वाली बात ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में ये वाली बात ठीक है, इन सर्कमस्टेंसेस के अंडर ये वाली बात ठीक है। बट आज के टाइम का जो लेफ्ट है और जो वो कर रहा है, बोथ यूएस एंड बोथ इंडिया एंड ऑल द अदर कंट्रीज, लाइक जर्मनी हो गया हो या ब्रिटेन हो इस टाइम पे, अपनी सिविलाइजेशंस को अपने आप इस वक्त ये लोग कत्ल कर रहे हैं फॉर आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ ब्रेन रॉट दे हैव, मुझे नहीं पता। ठीक है, ऐसा लगता है कि ह्यूमैनिटी कलेक्टिवली एक पागलपन के दौरे से गुजर रही है। एटलीस्ट ह्यूमैनिटी का एक हिस्सा जो कि वोक लेफ्ट है, कोई सेंस नहीं बना रही होती इनकी बातें यार। आज भी एक पोस्ट देख रहा था, यूएस के मोस्ट नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेट है मेन, वहाँ पे एक लड़का हाई जंप में 5th पोजीशन पे आया पूरे जो कॉलेज लीग था उसमें। उसने बोला मैं लड़की हूँ, और टॉप कर दिया उसने सारी की सारी कॉलेज लीग्स को। और बंदे कह रहे हाँ ये तो ठीक है, यही तो होना चाहिए। तो मेरे पास यार इस टाइप के लोगों से बहस करने की ताकत बची नहीं है इसलिए मैं उनको वो इज्जत भी नहीं देता कि उनको स्टील मैन भी करने की कोशिश करूं, क्योंकि उनकी बातें क्या, कैसे स्टील मैन करोगे इस चीज़ को यार आप, राइट। एनीवे अगेन अगला क्या है, इट इज़ इंटरेस्टिंग, ओके ठीक है। ऑल्सो इफ पॉसिबल वॉच एंड रिव्यू आवेशम एंड कुंबालंगी नाइट्स, सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। आई वॉन्ट टू हियर योर परस्पेक्टिव ऑन इट। ओके, ये मूवीज़ हैं आई थिंक, मूवीज़ या शो, टीवी शो हुआ। मैं इसे सर्च करूँगा और पता करूँगा ये क्या है, और
फिर एक रिव्यू, अगर मूवीज़ हैं या शो है तो रिव्यू भी बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। अम, और आप भी मुझे बताओ यार, मैं बहुत वैसे तो लंबा आज बोल गया, लेकिन बताओ कि आपकी क्या थॉट है इन सारी चीज़ों के बारे में जो मैंने कहा, क्योंकि अक्सर मैं भी थोड़ा ना ऑटिस्टिक के स्पेक्ट्रम पे हूँ, क्योंकि मुझे ये याद नहीं रहता सब्सक्राइब कर लो बोलना, या फिर लाइक कर दो बोलना, या फिर कि भाई कुछ कमेंट वमेंट करके बताओ। तो यार बताओ यार, क्योंकि कॉन्वर्सेशन जब दो साइड से होती है ना तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। थैंक यू।